अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा आ जाएं। अब आज आपका ये दूसरा नया टॉपिक है कि मैंने आपको इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बता दिया क्या होता है, और फिर उसकी जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो टाइप्स ऑफ आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, जिसमें से आपकी किताब ने अभी इस वक्त इलेक्ट्रोलिटिक सेल को पढ़ाया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। आगे गैल्वानिक सेल भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसकी अभी बात नहीं कर रहे। उसके लिए फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, वो आपको नेक्स्ट पढ़ना होगा। तो पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपके पास वैसा ही सेल है जिस तरह से ये वाला सेल मैंने भी बनाया हुआ है बोर्ड पे। इसमें आपको मैंने कहा कि तीन कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट इलेक्ट्रोड है, दूसरा कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइट है, तीसरा कंपोनेंट बैटरी है। तो आपके इस सेल के अंदर बैटरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर बैटरी नहीं होगी तो आपके यहाँ पर ये रिएक्शन भी नहीं होगा। आपके पास यहाँ पर मेटल या कोई भी पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ और कोई भी नेगेटिव आयन एनोड की तरफ नहीं जाएगा। अगर बैटरी ना हो और ये प्रोसेस तब भी हो रहा हो तो फिर वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं बल्कि वोल्टिक या गैल्वानिक सेल होगा। अब अगर हम वोल्टिक सेल की बात कर रहे हैं तो वोल्टिक सेल के अंदर जैसे यहाँ पर डायग्राम बनी है, इसके अलावा और भी आपकी किताब ने भी डायग्राम बना के दी हुई है। किताब की डायग्राम पे भी बाद में आएंगे। तो बहरहाल वोल्टिक सेल की डेफिनेशन समझा रहा हूँ। वोल्टिक सेल क्या है? सिंपल, ये एक ऐसा सेल है विच इज यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये जुमला बहुत अच्छे से याद कर लें और इसको समझ भी लें कि ऐसा टाइप ऑफ सेल, सेल की वो टाइप है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, पहले तो वर्ड स्पॉन्टेनियस पता होना चाहिए। नॉन का मतलब जो वो ना करे, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? एकदम से, अचानक। तो कभी आपका अगर फॉर एग्जाम्पल हाथ से सामान गिर जाए तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। या अगर कैच आप पकड़ रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और था और सीधा आपके मुंह पे आके, आंख पे आके बॉल लग जाए, इट इज अ स्पॉन्टेनियस एक्शन, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था। या आप गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी चल रही है और अचानक से गाड़ी का टायर पंचर हो जाए और हवा निकलना शुरू हो जाए या टायर फट जाए, ये सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये आप पहले से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? आपको पता था। आपको पता था कि आपके पास क्रिकेट खेलने में बॉल आ सकती है, कैच हो सकता है, तो आपकी अटेंशन होती, तो आप देख के, जब तक वो बॉल हवा में थी तब तक आपने देखा और फिर कैच करके आउट कर दिया। अब ये स्पॉन्टेनियस नहीं कहलाएगा। आपको पता है कि गाड़ी का टायर अगर पंचर है और उसमें आपके पास ज्यादा बड़ा पंचर है तो चलाने की जरूरत ही नहीं है, स्पेयर टायर निकालें और बैठ के चेंज कर लें। ये नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। ये तो मैं एक बेसिक डेली लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन में ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर या तो आपके पास एकदम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, जैसे कि आपके कोई भी रिएक्शन ले लें, आपने एसिड और बेस एक साथ डाला, वो सॉल्ट और वाटर बन गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। या स्पॉन्टेनियस और भी आपको देखना है तो माचिस की तीली पकड़ें, जला दें, तो एकदम से एक हल्की सी चिंगारी से पूरी आपके पास वो जो के ऊपर मसाला होता है वो जलना शुरू हो जाता है। ये सारे स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा? जो ये सारी चीजें फौरन नहीं करते, जो अचानक नहीं करते। तो इस सेल में क्या होगा? हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो नॉन स्पॉन्टेनियस, जो आपका अचानक नहीं हो रहा, ऐसे रिएक्शन के लिए, टू अकर, ज़ाहिर वो होने के लिए, ऐसे टाइप ऑफ सेल को आप कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और नेक्स्ट आपको डेफिनेशन दी हुई है कि ऐसे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके अंदर आपका नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वो एक ही बात है, ऊपर वाली और नीचे वाली। और ऊपर जो डेफिनेशन यहाँ पर आपकी लिखी है, नीचे वाली भी वही बात कर रही है। तो आगे जुमला पूरा करो। टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट या थ्रू द सोल्यूशन। ऐसे सेल को आप कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इन दोनों में से कोई भी याद कर लें। एग्जाम में दोनों लिख के आए या एक लिख के आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों आगे पीछे जुमले करके वही बात कर रहे हैं। कोई नई चीज या इजाफी चीज नहीं है। अब आप अपनी डायग्राम को भी साथ साथ देखें, क्योंकि आगे जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है वो डायग्राम के थ्रू समझ आएगी। बना के मैं यहाँ पर पहले समझा चुका हूँ, उसको जुमले में आपको समझाना है। तो ये जो प्रोसेस आपको मैंने अभी बताया कि आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे देंगे? बैटरी सोर्स लगा के। अब बैटरी सोर्स जो आपके पास छोटी सी 9 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी आती है वो लगा दें, या आप बड़ी बैटरी लगा दें, जो भी आपको अवेलेबल है। तो बैटरी सोर्स दे के होगा, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स दे के होगा। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है?
यही सारे सेल में जो फिनोमेना हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स, इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो अभी जो मैंने आपको ये पूरा फिनोमेना पढ़ाया है डायग्राम बना के, ये फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। एनीवेज, अब अपनी डायग्राम को देखें। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या है, अगेन वही चीज। आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक सोल्यूशन होगा जिसके अंदर आपने कोई ना कोई सॉल्यूट डाला हुआ होगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन जो है उसमें NaCl, हमें सोडियम निकालना है तो NaCl हमने डाल दिया, तो एक सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वाजे, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट आपसे कहा हुआ है कि दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक को कैथोड एक को एनोड कहेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप्ट होंगे और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होंगे। तो बैटरी के साथ आपको ये तारें कनेक्ट हुई हुई नजर भी आ रही होंगी। तो यहाँ पर आपकी बैटरी जो कनेक्टेड है उसको जो बोर्ड पे मैंने करवाया वैसे भी लिख सकते हैं, या एक और तरीका होता है जो आपके डायग्राम में भी होगा, वो ये होता है कि आपके पॉजिटिव को हम कैपिटल थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, नेगेटिव छोटा। फिर अगर ये आपके पास इस तरीके से कभी भी कुछ बना हुआ आ जाए तो ये बैटरी ही होती है। उस बैटरी में और उस बैटरी में फर्क क्या है, वो बैटरी आपकी फिक्स्ड सोर्स की है, फिक्स्ड वोल्ट की है, और ये वाली आपकी बैटरी वेरिएबल सोर्स यानी वेरिएबल बैटरी रखती है। एक से ज्यादा बैटरी से भी आ सकता है। वेरिएबल सोर्स का मतलब क्या है, मैं दो बैटरीज कनेक्ट कर दूं, तीन बैटरीज कनेक्ट कर दूं। कुछ बैटरी सोर्स ऐसी भी होती है कि आप अपनी मर्जी से वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। तो यूपीएस वगैरह में अक्सर ये आपने देखा होगा कि इस तरह का सिंबल बना होता है। यूपीएस तो अब खैर बहुत पुराने हो गए, कम लोगों के अब घर में होते हैं, ज्यादातर लोग जनरेटर पे आ गए। बहरहाल ये आपके पास वेरिएबल सोर्स भी कहते हैं या वेरिएबल वोल्टेज भी कहते हैं। वेरिएबल का मतलब चेंज हो जाए। उधर अगर मैंने 9 वोल्ट लिखा है तो इस जगह पर 9 वोल्ट चेंज नहीं होगा। इधर मैंने 9 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब ये चेंज हो सकता है, ये 6 वोल्ट भी कर सकते हैं, ये 18 वोल्ट भी कर सकते हैं, तो वेरिएबल है। एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ये वोल्टेज सोर्स को यानी कि आपके बैटरी सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके पास पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, जो आपका इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, वो सारी बातें वही जो पहले पढ़ा चुका हूँ, इसको एनोड कहते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, उसको आप कैथोड कहते हैं। डायग्राम आपकी बनी हुई है, साफ सुथरी डायग्राम आपने भी बनानी है अगर एग्जाम में आता है। वर्किंग पे आ जाए। वर्किंग ये सारी मैं क्योंकि समझा चुका हूँ, तो अब आपके यहाँ जो लिखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आपके पास जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे बैटरी के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने पर ही यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म होगा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ये पूरा प्रोसेस, कैटायन आपका कैथोड के पास, एनायन एनोड के पास आएगा। इस प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो बहरहाल आपके पास जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। कैसे पास करवाएंगे, फ्रॉम बैटरी। तो आयंस आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट का मतलब ही मूव करना होता है, माइग्रेट को उर्दू में कहते हैं हिजरत करना। तो माइग्रेट करेंगे टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, कैटाइन कैथोड के पास और एनाइन एनोड के पास। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, ये जो एनाइन है, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं पार्टिकल्स, ये मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड और वहां जाके क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज का मतलब क्या है, जो इनके पास चार्ज है वो निकाल देंगे। आपके यहाँ पर एनाइंस अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, डिपेंड कर रहा है। इधर इसकी बात करूं क्लोरीन की, ये एनाइन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन जाके अपना देगा एनोड को, डिस्चार्ज करेगा अपने आप को, चार्ज अपने ऊपर से हटाएगा बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एक है तो एक इलेक्ट्रॉन, कुछ के पास दो इजाफी होते हैं, तीन इजाफी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन होता है, उसके पास दो इजाफी है, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन आके दे देगा। तो डिस्चार्ज करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। तो जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एनोड पे। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। तो जो प्रीवियस आपका टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर ये सारा कुछ मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ, वही चीज यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट में कैटाइन के लिए सेम ही जुमले, बस आपका फिनोमेना चेंज हो गया। कैटाइन के साथ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है। कैटाइंस, हर वो पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज रखता है उसको कैटाइन कहा जाता है। ये क्या करेगा, कैथोड के पास जाएगा और उससे अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो भी इलेक्ट्रोड आपकी होगी, सारे गेन करने का मतलब क्या है, कैथोड के पास जाएगा। कैथोड के पास जाके अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन अकर होगा। तो यही बात यहाँ पर मैंने बना के भी दिखाई हुई है कि रिडक्शन रिएक्शन आपके पास हो रहा है। और जो यहाँ पर आपके अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एट कैथोड और एनोड, इसको समझ लें। ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर करवा चुका हूँ।
अब आपके बुक से या आप नोट से देख लें जहां से भी। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल को। मेटल ज्यादातर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कैथोड के पास जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो मेटल आपके पास अगर फॉर एग्जांपल है, वो कैथोड के पास जाएगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो क्या करता, दो इलेक्ट्रॉन जाके लेता। एल्यूमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन जाके लेगा। तो जितनी कमी है उतने इलेक्ट्रॉन जाके लेंगे, और रिएक्ट करने के बाद यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या होगा, न्यूट्रल एटम बन जाएंगे। तो ये आयन से वापस एटम बन गया। यहाँ पर देखें सोडियम आयन था, अब ये सोडियम एटम बन गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये एटम एटॉमिक फॉर्म में वापस आ जाते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, रिडक्शन के अंदर। तो रिडक्शन आपके पास हुआ। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन में एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक्स हम ज्यादातर ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं। पीरियोडिक टेबल अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया हो, उसके अंदर ग्रुप वाइज आप पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर एक्स हेलोजेंस को कहा जा रहा था। तो हेलोजेंस को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाजमी नहीं है हेलोजन ही हो, यहाँ पर ऑक्सीजन का ग्रुप भी हो सकता है, नाइट्रोजन का ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, तो ये हेलोजन ही होते हैं सारे। क्लोरीन आपका हेलोजन है, फ्लोरीन हेलोजन है, आयोडीन हेलोजन है, ब्रोमीन आपका हेलोजन है। इन सबके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस वजह से इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ किताब में। तो बहरहाल एनोड पे एक्स यानी कि आपका ये आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा कहलाता है एनाइन। एनाइन आपके पास एनोड के पास जाएगा। तो बहरहाल एक्स आपका क्या करेगा, जाके एनोड से अपना इलेक्ट्रॉन जो भी इसके पास आती था वो दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन देना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। ये सारी सेम बातें आपके सोडियम और क्लोरीन के लिए जो मैंने की हैं, यहाँ आपकी किताब ने की हुई है। नेक्स्ट पे आ जाए, रिएक्शन आपका कैथोड पे भी मैंने आपको समझा दिया, एनोड पे भी समझा दिया। ओवरऑल रिएक्शन जो इसका हो रहा होगा वो आप सोडियम की टर्म्स में ही किताब ने दिया है, जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा है फ्यूज सॉल्ट। फ्यूज किसको कहा जाता है, फ्यूजन हम जब वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब आपका मिला हुआ। फ्यूजन का मतलब है दो चीजें आपस में मिल गई। फ्यूजन रिएक्शन जब मैं पढ़ा रहा था, एक होता है फिजन रिएक्शन, एक होता है फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन मैंने बताया था कि दो चीजों को मिलने को हम फ्यूजन कहते हैं। फ्यूज का मतलब जब आपका सोडियम और क्लोरीन आपस में फ्यूज है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो आपका फ्यूज है सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जब फ्यूज होगा यानी NaCl की फॉर्म में होगा, इसको आप इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ब्रेक डाउन करेंगे सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के अंदर। तो यहाँ पर मैं रिएक्शन करवा के दिखा चुका हूँ, वैसे बोर्ड पे मैंने सारा किया हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो रिएक्शन है दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका, आप पानी के अंदर नमक डाल दें तो ये आपका सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। दूसरा तरीका आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि आप इसको मेल्ट करवा दें, तो मेल्टेड यानी कि मोल्टन स्टेट में भी ये काम हो सकता है। तो मोल्टन स्टेट बोलें या आप इसको सोल्यूशन की फॉर्म में बोलें, दोनों सूरतों में ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन फ्यूज फॉर्म अलग होता है, मोल्टन फॉर्म अलग होता है। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर NaCl है, फ्यूज फॉर्म मतलब पहले जुड़ा हुआ था, आपने या तो इसको मेल्ट कर दिया या आपने इसको सोल्यूशन में बना के आयनाइज डी आयनाइज यानी ब्रेक कर दिया। तो आयंस में ब्रेक किया, सोडियम अलग क्लोरीन अलग। सोडियम जाएगा बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज, बीइंग अ कैटाइन, ये जाएगा कैथोड के पास। तो कैथोड पे रिएक्शन आपके पास क्या होगा, ये अपने क्योंकि सोडियम दो होते हैं, तो दो अगर सोडियम आएंगे, अब मैं इधर इसकी को मॉडिफाई कर रहा हूँ, दो सोडियम आएंगे तो जाहिर दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, और दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ पर दो सोडियम एटम बन जाएंगे। सिमिलरली आपके एनोड पे जाके क्लोरीन क्या करेगा, दो क्लोरीन के आयंस आएंगे और Cl2 मॉलिक्यूल बनाएंगे और अपने दो इलेक्ट्रॉन्स एनोड को देके आ जाएंगे। ठीक है, ये सेम रिएक्शन जो आपने अभी पढ़ा वैसे ही सारा काम। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन आपने पढ़ रखी है। अगर हम एरो को इक्वल टू कंसीडर करें तो ये वाला आपका जो दो इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव साइन है, पीछे आ जाए नेगेटिव साइन, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बाय एडिंग बोथ रिएक्शन।
तो करके भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास अगर दो सोडियम के एटम्स हैं, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सेप्ट किए, ले लिए कैथोड से, तो दो सोडियम के एटम्स मिल गए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, दो क्लोरीन के आयंस हैं, इन्होंने अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ऐसे भी तो कह सकते हैं। इन्होंने यहीं से अपने दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, निकाल के किसको दिए, एनोड को दिए, तो क्या हो गया, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया। अब उसके बाद आप इसमें ऐड करवा दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स मैथमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आप यूं भी कह सकते हैं कि आपका जो सोडियम है, इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड को दिए, तो कैथोड के पास जो, अच्छा सोडियम आया, इसने कैथोड से इलेक्ट्रॉन लिए, सोडियम तो लेगा, सोडियम आपके पास कैथोड के पास आके इलेक्ट्रॉन लेगा। फर्ज करते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसने यहां से ले लिए, तो इस जगह पर खाली ये जगह बन गई। ये जो खाली जगह है, क्या ये खाली जगह कैथोड के पास होनी चाहिए? ये खाली जगह कैथोड की जगह ही नहीं है। खाली जगह का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन चले गए। खाली जगह का मतलब है कि एनोड के पास ये ट्रैवल करके आएंगे, और अब ये जो दो थे ये यहां से निकले और वापस एनोड के पास आ गए, क्योंकि बैटरी के साथ कनेक्ट था तो नेगेटिव चार्ज पूरा हो गया। तो इस तरीके से आपका ये क्लोरीन आया और इसने वहां पर अपने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, और आपके पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में बन गया। जो समझ आ रहा है उसको समझ, अगर ये समझ नहीं आया, जो भी समझाया छोड़ देंगे, आपको समझाने की चीज थी भी नहीं, तो मैंने वैसे ही समझाया कि अगर किसी को नहीं समझ आया या अगर कुछ ज्यादा ही समझ आ गया तो वो भी समझ। बड़ा सिंपल सा याद करना है, दो सोडियम के एटम थे, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, प्लस का मतलब ऐड किया, सोडियम एटम बन गए। इधर आपके पास क्लोरीन एनोड पे जाके अपने दो इलेक्ट्रॉन एनोड को दे रहा था। इसी जुमले को मैं ये कह सकता हूँ कि एनोड पे जाके क्लोरीन दो आयंस आए, दो आयंस ने अपने दो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिए और फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गए। एडिंग बोथ इक्वेशंस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पीछे क्या बचा, दो आयंस ऑफ सोडियम 2Na प्लस दो आयंस ऑफ क्लोरीन, ये आपको दो सोडियम के एटम्स प्लस क्लोरीन गैस, इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन बना के देगा। यही ओवरऑल रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पर किताब में जो दिया हुआ है वो समझा दिया, ऑल दो पीछे पढ़ा चुका था, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन क्या है, दोनों इक्वेशंस आपस में ऐड हो जाती है। ऐड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐड आपने इक्वेशंस सॉल्व की होंगी मैथ्स के अंदर। मैथ के अंदर आपके पास मेरे ख्याल से चैप्टर 8 है जिसमें आपने ये सारा काम करना है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन मैथ्स में ये काम करेंगे, दो इक्वेशंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक आपका एलिमिनेशन मेथड कहलाता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। एलिमिनेशन मेथड में भी ये काम ऑलमोस्ट हो रहा होता है, सब्स्टिट्यूशन में भी कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन में ही होता है। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर ये एग्जांपल थी NaCl की, जिसमें ऑक्सीडेशन एट एनोड रिएक्शन समझा दिया क्लोरीन वाला, रिडक्शन एट कैथोड रिडक्शन रिएक्शन समझा दिया सोडियम का, और ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके ओवरऑल इक्वेशन आ गई। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है सिर्फ ये वाली, सिर्फ कैथोड वाली, ये कहलाती है हाफ सेल इक्वेशन या हाफ सेल रिएक्शन। सिर्फ एनोड का रिएक्शन कहलाएगा हाफ सेल रिएक्शन, और ये ओवरऑल जो रिएक्शन है ये कहलाएगा फुल सेल रिएक्शन। ये जुमले याद रखने। तो बस यही आपका टॉपिक था सिंपल सा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा, जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पहली टाइप है। दूसरी टाइप है किताब में, आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपने एक टाइप सीख ली, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इसका छोटा सा आपका टॉपिक है एप्लीकेशंस का, वो जल्दी से समझ लें, ऑल तो ये सब आपने पढ़ा नहीं है लेकिन नाम याद कर लें। पहला आपके पास एप्लीकेशन यहाँ पर किताब ने दी है, इसको हम इसलिए यूज करते हैं टू प्रिपेयर सोडियम मेटल। हमें सोडियम मेटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सोडियम मेटल को निकालने के लिए मोल्टन सोडियम क्लोराइड यूज करेंगे इन द डाउन सेल। अब ये डाउन सेल क्या है, बाय यूजिंग डाउन सेल, ये जो डाउन सेल है, डाउन आपके पास एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये पूरा सेल बना के दिया था, तो उसके सेल को हम इस्तेमाल करेंगे, और उन सेल की मदद से आप अपने सोडियम मेटल को सेपरेट आउट कर लेते हैं।
तो ये आपने अभी क्योंकि डाउन सेल या डाउन प्रोसेस नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता भी नहीं सकता, बहरहाल ये याद रख लें एक सेल बना हुआ है जो कि एक साइंटिस्ट ने अपने नाम के ऊपर रख लिया था, और उसको हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर आप मोल्टन सोडियम क्लोराइड यानी कि मेल्ट हुआ हुआ पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, और उससे आप सोडियम मेटल प्रिपेयर करते हैं या एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। सेकंड पे आ जाए, हम अपना कास्टिक सोडा NaOH, जो कास्टिक सोडा हम अक्सर अपने चीजों को साफ करने के लिए या बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज करते हैं, बहुत सारे यूज हैं कास्टिक सोडा के, इसको हम प्रिपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं। ये जो आपका सेल है, तो बहरहाल इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको यूज किया जाता है टू प्रिपेयर कास्टिक सोडा। कहाँ से यूज किया जाता है? फ्रॉम एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। और ये कौन से प्रोसेस में होता है? नेल्सन सेल के अंदर होता है। तो जो नेल्सन सेल है वो आपके पास इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड आपके पास है, ये आपका ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन क्लोरीन गैस बाय नेल्सन सेल। अगेन नेल्सन सेल आपने नहीं पढ़ा। नेल्सन सेल एक सेल है जो कि नेल्सन साहब ने अपने साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे रखा था। तो उस सेल में आप क्लोरीन को बाहर पकड़ लेते हैं, उड़ने नहीं देते। या तो क्लोरीन आपके पास एनोड पे आया और बाहर उड़ गया, उन्होंने सेल ही ऐसा डिजाइन किया है कि क्लोरीन गैस बाहर नहीं जाएगी, आप उसे कब पकड़ लेंगे, कब्जे में ले आएंगे, तो इसलिए भी यूज किया जाता है। चौथे पे आ जाएं, आपके पास अल्मीनियम मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। अल्मीनियम मेटल लिया, उसको आपने कैथोड के पास भेजा, उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन पूरे किए, इस पे डिपॉजिट हो गया, चिपक गया इलेक्ट्रोड के ऊपर, बाद में आपने उसको खुरच के निकाल लिया। नेक्स्ट पे आ जाएं, आपके पास यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर जमीन से निकाला, उसके अंदर कॉपर भी था और भी कुछ था। रिफाइन करने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कॉपर फॉर एग्जांपल मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ था या कॉपर ने मजीद कंपाउंड्स बनाए हुए थे, आप उसको कॉपर को सिर्फ अलग करते हैं, बाकी सब निकालते हैं, ये कहलाता है रिफाइनिंग। तो आगे आपका टॉपिक होगा तो इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहरहाल यूज याद कर लें। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, रिफाइनिंग करवा रहे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट और लास्ट आपका है, ये आपका यूज किया जाता है फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल। तो जो आपके ज्वेलरी आइटम ज्यादातर खवातीन खरीदती हैं, तो वो गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, ये जुमले सुने होंगे। तो गोल्ड प्लेटेड का मतलब क्या है? एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर लेयर कोट कर देना। तो जिस तरह आप अपने दरवाजों के ऊपर पेंट करते हैं या आप अपने जो ग्रिल्स वगैरह होती हैं उसके ऊपर पेंट करते हैं, दीवारों पे पेंट करते हैं, तो लेट सपोज ग्रिल की बात करते हैं, वो लोहे की बनी होती है, तो लोहे के ऊपर आप पेंट कर रहे हैं, वो पेंट आपके पास क्योंकि एक इजाफी कोट कर रहा है दूसरे सब्सटेंस की, उसी तरीके से मेटल के ऊपर अगर एक और मेटल के हम कोटिंग कर दें, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अभी सिर्फ यूजेस याद कर लें, इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि टॉपिक आपका नहीं है अभी फिलहाल। अगर आगे हुआ तो फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अदरवाइज बस यहाँ तक आपका ये टॉपिक था लास्ट। आज आपने अब इस क्लास के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना सीखा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप थी जो कि आज मैंने आपको पढ़ा दी। आज का काम प्रीवियस टॉपिक वगैरह सब मिला के बहुत ज्यादा हो चुका है। आपकी जिम्मेदारी है कि ये सारा काम आपने याद करना है नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले। अगर ये याद नहीं करेंगे तो बेटा नुकसान सिर्फ इतना सा है कि आपको चीजें याद वक्त पे ना करने की बाद में प्रॉब्लम बड़ी होगी। ये बाद में वो चीजें याद नहीं होंगी, नया काम और सर पे पड़ा होगा वो भी याद करना है, पुरानी चीज का वक्त गुजर चुका होगा। और सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाले लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है हो सकता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आए, ना भी आए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहरहाल याद सारा करना है। इस टॉपिक तक किसी को कंफ्यूजन तो बेटा क्वेश्चन कोई है पूछना।